पहले लेक्चर्स में हमने देख लिया जो लॉजिकल रिलेशन थे जितने भी वन टू वन, वन टू मैनी, ये लॉजिकल है, इनमें कोई आपको उस तरह से कोड या सिंटैक्स नहीं है आपका, सिर्फ ये एक समझने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन है कि आप उसको कैसे स्ट्रक्चर करते हो अपने सिस्टम को। अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट एक रिलेशन है, वो है इनहेरिटेंस का, और ऊप में मेन वही चीज़ है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो उस कंसेप्ट को समझते हैं। मेन कंसेप्ट जो इसमें आपने समझना वो ये है कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होगी, ये आपने लगानी कहाँ पे, ये हर जगह भी आप नहीं उसको लगा सकते, और इसको बिल्कुल नल एंड वाइड भी नहीं कर सकते। कुछ जगह पे कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ये कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि जब भी आप एक एप्लीकेशन एक डेवलप करते हैं तो वहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी एप्लीकेशन में कॉमन होती है, वो आपको जगह जगह वो चीज़ें चाहिए होती हैं, और आगे जो उससे मेनली आप काम करते हैं वो उसी से इनहेरिट होनी चाहिए, यानी उनको ये चीज़ें अलग अलग से हर एक में चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिंपल से आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि जो भी डाटा सेव किया जाता है डाटाबेसेस के अंदर आमतौर पे, तो वो डाटा में उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कोई ना कोई पैरामीटर रखना होता है। जितने भी आप रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, आप यूज़र का रिकॉर्ड ऐड करें, आप उसमें पर्सन का कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं, आप प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड ऐड करते हैं, उसे यूनिकली आइडेंटिफाई तो आपने करना है, और उसे आमतौर पे क्या कहते हैं, उसको आईडी। अब अगर हम मॉडल अपनी क्लासेस की बात करें, जैसे हम बना रहे थे मॉडल क्लासेस, यूज़र की बना लें, आप प्रोडक्ट की बना लें, ऑर्डर की बना लें, तो हर एक में आप देखें कि हर एक को आइडेंटिफाई तो आपने करवाना है, तो उसके लिए आईडी होना लाजमी है। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर हम इसको आप हर एक में आईडी रख लें, नहीं कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ बिल फर्ज ऑर्डर की क्लास, और इसके अंदर हम एक इंटीजर आईडी रख लेते हैं, इसको आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफायर है इसका, आईडी से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये यूनिक होगी। और इसी तरह हम कर लेते हैं इसको, एक ऑर्डर है, एक हमारे पास क्लास प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी हम यही कर लेते हैं, इंट आईडी, यहाँ पे भी हमने इसको रख दिया। तो ऐसे तो आप हर एक क्लास में रख सकते हैं, ये कोई मतलब इतना वो ज़्यादा लेंथी काम नहीं है कि आपको उसके लिए करना पड़े, लेकिन बेस्ट ये है कि आपके पास कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ से ये सारे रन होते हो, जहाँ से ये सारे चल रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर आपके पास जब डेवलप हो रही है, अगर सबको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप सिंपली एक जगह पे ऐड करें, बाकी सारी क्लासेस उसको यूज़ कर सके। तो इसके लिए बेस्ट केस क्या होता है कि आप अपना एक बेस मॉडल बना लें, उसका कोई भी आप नाम रख दें, बेस रख दें, बेस मॉडल नाम रख दें, बेस क्लास रख दें, जो भी आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ पे बेस मॉडल, और इसमें मैं रख देता हूँ एक इंट आईडी। एक्सेस मॉडिफायर आप जो भी साथ लगाना चाहें, जहाँ भी वो आपकी मर्जी है, पब्लिक करना आपने, प्राइवेट करना आप इसे प्राइवेट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके गेटर सेटर लिखने हैं, तो उसी तरह से आर्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर, और ये गेटर सेटर इसके बन जाएंगे। अब ये हमारा बेस मॉडल हो गया। अब अगर हम प्रोडक्ट को उसे इनहेरिट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स का कीवर्ड है, एक्सटेंड्स, और उसके आगे उस क्लास का नाम जिससे इसको इनहेरिट करना है, तो हमने इसको बेस मॉडल से करना है, तो बेस मॉडल से कर लिया। और इसी तरह आप यहाँ पे आ जाएं, इसको आप उसमें आईडी प्राइवेट है लेकिन उसके गेटर सेटर लिखे हुए हैं ना, क्लास वो पब्लिक ही है, ये पब्लिक क्लास है। यहाँ पे एक्सटेंड बेस मॉडल, ठीक है जी। तो ये कर लिया। अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ऑर्डर क्लास में कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट क्लास में भी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं ऑर्डर क्लास का, ऑर्डर इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर, ठीक है, और आप ऑर्डर डॉट सेट आईडी कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक मेथड उसका पेरेंट के अंदर मौजूद है, ये एक्सेसिबल होगा जब आप इनहेरिटेंस करते हो। इनहेरिटेंस से क्या होता है, जितने भी उसके प्राइवेट के अलावा जो प्रोटेक्टेड भी हो, जावा के अंदर प्रोटेक्टेड भी है, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर क्या करता है, सिर्फ चाइल्ड एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड के अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर भी है, पब्लिक भी है, प्राइवेट के अलावा जितने भी हैं ना, वो चाइल्ड जो है वो एक्सेस कर सकता है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्रोटेक्टेड हो। तो चाइल्ड उसको एक्सेसिबल होता है, चाइल्ड को वो एक्सेस कर सकता है। आप उसमें उसकी कोई भी लॉजिक नहीं लिखते, तो जैसे हमने आर्डर में कोई लॉजिक नहीं लिखी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके पास एक मेथड मौजूद है सेट आईडी का। अगर मैं कंट्रोल प्रेस रख के इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बेस मॉडल में लेके जाएगा कि ये बेस मॉडल में डिफाइन है।
तो इस तरह से आपको ईज हो जाती है कि आपने ये एक जगह पे लिख लिया, आपको ये बाकी सब मॉडल्स के अंदर चाहिए तो आप सिंपली इससे एक्सटेंड कर लें। इन फ्यूचर कोई और प्रॉपर्टी भी ऐसी आ जाती है, लाइक अभी तक तो आपके पास ये है, आप एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि ये जो क्रिएट हुआ था, ये रिकॉर्ड क्रिएट किस टाइम पे हुआ था, किस डेट पे हुआ था। ठीक है, क्रिएटेड डेट आप कह देते हैं इसको, स्ट्रिंग में ही हम रख लेते हैं क्रिएटेड डेट। ठीक है, तो ये आपने डाटा सेव करना तो आप बेस मॉडल में जाके इसको रखोगे, बाकी सब के लिए ये हो जाएगा। आप इसके आप गेटर सेटर लिख लेंगे तो ये इनहेरिटेंस के थ्रू बाकी सब के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इससे एक तो बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप क्लास लेवल पे, ऑब्जेक्ट लेवल पे कोड रीयूजेबिलिटी ले आते हो। ठीक है, ये हर एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो गया ना। वैसे तो आप फंक्शंस लिख के भी कोड रीयूजेबल करते हो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं आप उसको कर सकते ना। ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस से ही हो सकता है वो, कि इसकी जो भी प्रॉपर्टी है, इसके गेटर सेटर है किसी बेस मॉडल के, या जो भी आपने बेस क्लास बनाई है, वो बाकी सब उसके चाइल्ड्स को भी मिल जाएगी। ठीक है, एक और दूसरी चीज यहाँ पे मैं एक और क्लियर करता चलूँ कि एक क्लास दो क्लासेस से इनहेरिट नहीं हो सकती जावा के अंदर। सी में हो जाती थी लेकिन जावा में नहीं हो सकती। आप एक क्लास को किसी एक क्लास से एक्सटेंड कर सकते हो, फिर फर्दर वो, यानी इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। एक क्लास दूसरी से एक्सटेंड हो रही है, दूसरी तीसरी से एक्सटेंड हो रही है, एंड सो ऑन। तो इस तरह हो सकता है, लेकिन आप दो पे से एक्सटेंड नहीं कर सकते। दो से एक्सटेंड करने से एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, प्रॉब्लम बन जाती है, उसे कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जावा में इस चीज को रखा ही नहीं गया, डायमंड प्रॉब्लम को, कि आप मल्टीपल, जो वो तभी होता है जब आप मल्टीपल से इनहेरिट कर लेते हो। कोड को रीयूज करना, अगर हम रीयूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनहेरिटेंस को देखें तो उसका तो ये पार्ट है, लेकिन जो मेन आगे एक पार्ट अचीव किया जाता है इससे, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है तो फिर ये सब कुछ करने का कोई मकसद नहीं है। कोड यूजेबिलिटी तो चलें एक लेवल पे हो गई, आपने प्रॉपर्टीज को रीयूज कर लिया, बेस में रख के आगे चाइल्ड में उनको यूज कर लिया, लेकिन जो मामला है ना उसका पॉलीमॉर्फिज्म का, वो सबसे बेस्ट है और सबसे मेन चीज है ऊप की। वो कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए तो आपका बड़ा कोड सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कोड को रीयूजेबल बनाना भी ये है कि उसको आपको जेनेरिक बनाना पड़ता है। जब आप जेनेरिक बनाओगे तो बेहतर तरीके से उसे रीयूज कर सकते हो। अगर वो जेनेरिक नहीं है तो फिर तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। एक काम के लिए आपने एक पीस ऑफ कोड लिखा, वो दूसरे के लिए नहीं काम देगा आपको, तो फिर तो वो जेनेरिक ना हुआ। तो लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म से आप उसको अचीव कर लेते हो। दूसरा ये होता है, आमतौर पे जब भी आप इन सारे कंसेप्ट को स्टार्ट करते हो तो मसला होता है कि आपके सामने वैसी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, तो आपको ये चीज़ें फजूल लगती हैं कि ये तो मैं ऐसे भी कर लूंगा तो ठीक है, मुझे ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत है, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन वो मसला ये होता है कि आप पूरे एज अ सिस्टमेटिकली नहीं उसको देखते। आपके पास कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कोई छोटी मोटी एग्जाम्पल होती है जिसपे आप काम करते हो। जब आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को देखो तो फिर बड़ा कुछ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर जब भी इंटरनेट नहीं होगा, चाहे वो किसी भी स्क्रीन पे हो, आपने ऊपर एक बैनर शो कराना नो इंटरनेट का। एक एप्लीकेशन में लाजमी बैनर ऊपर आना चाहिए नो इंटरनेट का, वट एवर के स्क्रीन कौन सी है। अब जरा आप सोचें उसमें कुछ 50 के करीब स्क्रीन हो, चले 10 भी आप कह लें, 50 नहीं कहते हम, 10 स्क्रीन हो उस एप्लीकेशन के अंदर, तो 10 स्क्रीन पे जाके आपको लॉजिक लिखनी पड़ेगी। ज़ाहिर किसी भी स्क्रीन पे यूजर हो सकता है और वहीं पे उसका इंटरनेट बंद हो जाए, वो यूज कर रहा है, वाईफाई बंद हो गया किसी वजह से, कोई भी मसला हो गया, तो आपको 10 स्क्रीन में जाके वो लॉजिक लिखनी पड़ेगी, यही करना पड़ेगा। अब 99% चांसेस हैं कि जब 11वीं स्क्रीन ऐड होगी वो याद ना रहे। वो स्क्रीन तो बना दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन वो चीज़ याद ही नहीं रही वहां पे करनी, कि वहां पे नो इंटरनेट वाला काम भी करना था। अब वो पता नहीं कब जाके निकले टेस्टिंग में, कब पता चले। जो बग्स आते हैं ना वो इसी वजह से आते हैं कि वो सिनेरियो तो एक चल रहा था, अब कोई नई स्क्रीन ऐड हुई है, कोई नया मामला किया गया, लेकिन अब वहां पे इस चीज को या याद ही नहीं रहा, या पता ही नहीं था, सोचा ही नहीं था, और बाद में पता चलता है कि जी बाकी 10 स्क्रीन तो ठीक चल रही है, 11वीं में मसला आ गया। तो उसका बेस्ट वे क्या है कि स्क्रीन्स जो सामने नजर आ रही है ना, वो ज़ाहिर है किसी ना किसी क्लास का पार्ट है। हम जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स ही है ना, उसके अंदर क्लासेस ऑब्जेक्ट है, जो सामने जो भी आपके सामने भी नजर आ रहा है वो भी कोई ना कोई क्लास है, उसका पार्ट है। MVC आर्किटेक्चर यूज होता है आजकल, MVC या MVVM, थोड़े बहुत कंसेप्ट का फर्क है। तो लेकिन पॉइंट यही है कि हर एक का अलग ही होगा,
मॉडल अलग होगा, व्यू अलग होगा, कंट्रोलर अलग होगा। अब MVVM में ये होता है कि व्यू मॉडल को इकट्ठा करके कंट्रोलर बना देते हैं। मतलब एक तरीकाकार है ना, बात तो वहीं पे ही है कि आपके पास एक पॉइंट तो ऐसा है जहां पे पूरा स्क्रीन कंट्रोल हो रही है। तो उस पूरी स्क्रीन को अगर हम बेस पे एक बनाते हैं, मिसाल है कि बेस स्क्रीन हम बना लेते हैं या हमारे बेस कंट्रोलर हम बना लेते हैं, उससे सारे कंट्रोलर इनहेरिट हो, और वो जो बेस कंट्रोलर है ना वो इन चीजों को कंट्रोल करे जो सब में कॉमन है। तो ये जो नो इंटरनेट वाला मसला है ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे 50 स्क्रीन और ऐड करो, क्योंकि वो बेस में चल रहा है, वो बेस का पार्ट है। जब भी उसे इनहेरिट किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट होगा, हर पार्ट हर चीज उसकी इनहेरिट होगी, और वो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपने एक दफा टेस्ट कर लिया, एक पीस ऑफ कोड चल रहा है, जब आपने उसको छेड़ा ही नहीं तो वो खराब क्यों होगा? जब आपने उसके साथ कुछ किया ही नहीं तो वो क्यों खराब होने लगा? तो जब एक जगह पे वो चल गया तो आपको पता है ये 10 जगह पे यूज करेंगे तो ये चलेगा। अगर इसकी कोई कपलिंग नहीं हुई, अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो एक जगह चल रहा है तो 10 जगह भी चलेगा ये। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है। सबसे ज्यादा मसले सिस्टम में ये होते हैं, आपने चेंजेस की उसके बाद चीजें ब्रेक होती हैं, लाजम है। जो मर्जी आप देख लो, इतनी बड़ी एप्लीकेशन, इतनी बड़ी कंपनीज है, उनकी एप्लीकेशन ब्रेक्स हो जाती है, क्योंकि ये है कि चेंजेस, और फिर जब वो कपलिंग हुई हो कोड में तो कहीं ना कहीं कोड क्रैश हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कपलिंग ये होती है कि कोई पीस ऑफ कोड एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे ये डाटा मिलेगा या ये वैल्यूज मुझे मिलेंगी, ठीक है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है। इन शॉर्ट आप इसको समझ लो, कपलिंग क्या होती है कि वो एक्सपेक्ट करता है मुझे ये डाटा मिलेगा, उसे वो नहीं मिलता, वो क्रैश हो जाता है। तो जब कपलिंग ना हो, कोई पीस ऑफ कोड ये एक्सपेक्ट ना कर रहा हो कि मुझे ये डाटा कहीं पे तीसरी जगह पे पड़ा हुआ मैं वहां से गेट कर लूंगा, तो आपका कोड ही कपल हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो वो कपलिंग में होगा और वो कहीं ना कहीं लाजमी ब्रेक होगा। वो जब किसी नए बंदे ने काम करना हो या वही बंदा भी काम कर रहा हो, तो जरूरी नहीं उसको याद रहे कि मैंने इस चीज को भी मैनेज करना था या ये चीज भी इसके अंदर इसकी डिपेंडेंसी में शामिल थी। तो इसलिए होता है कि ये एक बड़ा फायदा इसका ये होता है कि आप लॉजिक्स को एक जगह पे ले आते हो। कल को अगर उसे अपडेट करना पड़े तो आप एक जगह पे अपडेट करते हो। तो कितने सारे इसके बेनिफिट हो गए, एक तो कोड आपको कम लिखना पड़ा, आपने रीयूज कर लिया। दूसरा, जब एक दफा आपने टेस्टिंग कर लिया, आपको जरूरत नहीं है दोबारा दोबारा टेस्टिंग करने की, कि आपको पता है वो पीस ऑफ कोड आपका चल रहा है। तीसरा ये कि चेंजेस करना उसमें आसान है। कोई लॉजिक कल को चेंज होती है, नो इंटरनेट कैसे डिटेक्ट करना है एक एप्लीकेशन के अंदर, उसकी लॉजिक चेंज हो जाती है, ठीक है। मिसाल है, आप विंडोज के लिए आपने एप्लीकेशन बनाई है, विंडोज 7 तक या 8 तक वो ठीक था, 9 में उन्होंने 10 में, सॉरी 9 तो आया नहीं, 10 में या 11 में कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, या एंड्रॉयड की आप बात करो तो वहां भी वर्जन टू वर्जन चीजें चेंज होती रहती हैं। तो मिसाल उन्होंने चेंज कर दिया कि आज अब इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं, उसका तरीकाकार डिफरेंट कर दिया उन्होंने चेक करने का, तो आप सिंपली एक जगह पे जाके चेंज कर दो। बाकी किसी कोड को कोई मसला नहीं है, उन्हें उससे कोई गर्ज नहीं है, वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि वो पीस ऑफ कोड आपने एक जगह पे लिखा था वो आपने चेक कर लिया। फिर जो एक दफा वो चल गया, आपको पता है ये 11 की 11 स्क्रीन पे चल जाएगा, नई पे भी पुरानी पे भी सब पे चल जाएगा। तो मेन फोकस ये है, आपने ये चीज देखनी होती है कि आपके सिस्टम के अंदर कहीं पे भी, चाहे वो कंट्रोलर लेवल है चाहे वो मॉडल लेवल है, कोई भी जगह है, इवन के व्यू लेवल पे भी इनहेरिटेंस आप कर सकते हो, एंड्रॉयड में भी कर सकते हो। तो वहां पे जो चीजें कॉमन है ना, अगर आपको वो एक ही डोमेन से हो, एक ही जिन्स की हो, लाइक मैंने आपको कहा कंट्रोलर, आप मॉडल को कंट्रोलर से इनहेरिट तो नहीं करोगे, कंट्रोलर को मॉडल से इनहेरिट नहीं करोगे, ये गलती भी नहीं करनी है। जो जिस डोमेन से ताल्लुक रखता है, जो जिस से है रिलेटेबल है, उसी से आप इनहेरिट करते हो। कंट्रोलर कंट्रोलर से इनहेरिट होंगे, आपने जो भी बेस बनाया, और इसी तरह ये अपनी डोमेन में रहेंगे, तो आप उससे उनको इनहेरिट करो। कोड यूजिबिलिटी हर चीज आपको सारे फायदे मिल जाएंगे। तो जब भी आपको नजर आएगा दो या दो से ज्यादा क्लासेस आप देख रहे हो, वो एक ही डोमेन से हैं, रिलेटेबल हैं, लेकिन उनमें कुछ चीजें कॉमन है, तो आप उठा के उसे बेस क्लास में लेके जाओ और उससे इनहेरिट करो। इससे होगा कि लॉजिक आप एक जगह पे ले आओगे, उन दोनों की लॉजिक एक जगह पे ले आओगे, और कोई भी चेंज करनी होगी आपको एक जगह पे करने की जरूरत है, आपको बार बार दो डिफरेंट जगह पे या दो से ज्यादा जगह पे चेंज नहीं करनी पड़ती। तो एक ये थी बेसिक एग्जांपल, ये कि आप सिंपली किस तरह से ओवरऑल पूरे मॉडल को आप किस तरह से लेके जाते हो, और फिर इसमें पॉलीमॉर्फिज्म आप किस तरह से लेके आओगे। ये तो इतना हो गया, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने एक बेस क्लास बनाई, बाकियों को से एक्सटेंड कर लिया, उसके जितने भी पब्लिक या प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं या उनके मेथड्स हैं वो चाइल्ड क्लास को मिल गए, दैट्स इट, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना काम आपका हो गया। अब आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अब क्या है, इसे रन टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं, और भी आप इसके नाम इसके सुनेंगे।
ये होता है कि कंपाइलर ये चीज़ देखता है कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। एक मेथड जो है आपने बेस में रखा, चाइल्ड के अंदर हर एक ने अपनी अपनी उसकी डेफिनेशन लिख दी जो भी उसने लिखनी थी। तो कंपाइलर फिर रन टाइम में देखता है कि इसका चाइल्ड कौन सा है। इसे जनरलाइजेशन कहते हैं। आप जनरलाइज करते हो। अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड की आईडी गेट करनी है, ठीक है, वट एवर के वो आर्डर है, हमारे केस में वो आर्डर है या वो प्रोडक्ट है, आपको आईडी गेट करनी है, तो आप किस तरह से करोगे? अगर आपने इसको इस तरह से बनाया, अब ये रन टाइम पे डिसाइड होगा कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर आपने इसकी आईडी गेट करनी है। ये रन टाइम पे डिसाइड होना है, ये यूजर डिसाइड करेगा। मिसाल मैं दे रहा हूँ कि यूजर डिसाइड करेगा कि आया ये आर्डर को मैं देखने जा रहा हूँ, आर्डर की आईडी देखने जा रहा हूँ या मैं प्रोडक्ट की आईडी देखने जा रहा हूँ। तो ये अगर यूजर ने डिसाइड करना हो तो आप यहाँ पे इस तरह से आर्डर फिक्स तो नहीं कर सकते कि हमेशा आर्डर ही क्रिएट होगा। यहाँ पे तो मैंने आर्डर क्रिएट किया ना, तो ये तो जरूरी तो नहीं है। यूजर आर्डर भी कह सकता है, यूजर प्रोडक्ट भी कह सकता है, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह का कोई काम करना हो, जेनेरिक काम करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम पेरेंट पॉइंटर को यूज करते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल से शायद आपको ज्यादा क्लियर ना हो, हम एग्जांपल लेते हैं गन्स की। एक गन बेस क्लास, उससे आगे आप पिस्टल बना सकते हैं, उससे आगे आप रॉकेट लॉन्चर बनाओ, जो मर्जी बनाओ आप कर सकते हैं। तो इन सब में कुछ चीजें तो कॉमन होगी ना। कोई भी वेपन है, गन है या वेपन है, कोई भी है, वेपन हम कर लेते हैं। तो वो गन्स के हवाले से आप देखा जाए, फायर होती है, रीलोड होती है, ये दो तो मस्ट है ना, ठीक है। फिर उनमें कोई कैपेसिटी वाला भी पैरामीटर होता है कि कितने राउंड्स ये ऑक्यूपाई कर सकता है, इसके पास है मैगजीन में, या रिवॉल्वर है तो जो भी उसमें किया जाता है। तो ये चीजें तो उनमें कॉमन है। तो आपको नजर आ रहा है कि आप 2 3 4 जितनी मर्जी गन वो ले लें, आप पिस्टल हो चाहे कोई और हो, उनमें चीजें कुछ कॉमन है। तो वो कॉमन चीजें आप कहाँ पे रखोगे? बेस क्लास में रख लोगे और उससे आगे। तो या इसी को या मॉडल को ही आगे लेके चलते हैं। प्रोडक्ट और ऑर्डर को अभी स्किप करते हैं, हमारे पास बेस मॉडल है। यहाँ से आगे हम बना लेंगे और हम कहते हैं कि इसका भी यूनिकली आइडेंटिफायर होगा। गन का भी, किसी भी गन का यूनिकली आप उसे आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो हम गन को क्या करेंगे फिर? एक्सटेंड बेस मॉडल, ठीक है। हमने इसको एक्सटेंड कर लिया और गन से आगे हम बना लेंगे, मसलन हम पिस्टल ही बना लेते हैं और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे गन से, ठीक है। तो गन के फीचर भी इसको मिल जाएंगे। पिस्टल को गन के भी मिल जाएंगे, गन से भी इनहेरिट है, गन क्योंकि बेस से इनहेरिट है तो पिस्टल भी उससे इनहेरिट है। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो अगर आप मेन में आओ और यहाँ पे अगर आप पिस्टल का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सेट आईडी आपको इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। पिस्टल गन से, गन बेस मॉडल से, तो पिस्टल भी बेस मॉडल से इनहेरिट होगी, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो इसको मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज आप जो मर्जी रखें, आपको क्लियर है, जो भी प्रॉपर्टीज आप रखेंगे वो इनहेरिट होकर उसको मिल जाएगी। तो मेनली एक चीज आ गई कि ये फायर, एक चीज तो ये है। तो मैं सिंपली आप कह लें जी पब्लिक वाइड फायर, कि गन फायर हो सकती है, कोई पैरामीटर आपने पास करना है यहाँ पे कर सकते हैं और उसकी बॉडी आ गई। लेकिन कोई गन किस तरह से फायर होती है या उसके क्या प्री रेक्विजिट है, ये पेरेंट यानी गन क्लास को तो नहीं पता होगा। ये तो जो आगे चाइल्ड बन रहे हैं उनमें हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन होगी कि एक पिस्टल किस तरह से आपने फायर करनी है, रिवॉल्वर किस तरह से करना है। आपने अक्सर मूवीज में देखा, उसको पहले वो बैक से उसका जो हैमर होता है ना उसको पीछे किया जाता है, क्योंकि वैसे जोर बहुत लगता है, तो वो हैमर को पीछे करके तो फिर फायर करते हैं। और इसी तरह से कोई और गन है तो उसका भी अलग तरीकाकार होगा, उसका कोई लॉक आपने खोलना है या कोई भी करना है, कोई सेफ्टी लॉक इनके होते हैं, तो हर एक का अपना अपना तरीकाकार है। तो गन तो है पेरेंट क्लास, एग्जैक्टली कौन सी गन है इसको तो नहीं पता, वो पिस्टल है, रिवॉल्वर है, क्या है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जब डेफिनेशन ना पता हो बेस लेवल पे कि इसकी क्या होगी, तो आप सिंपली क्या करो, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हो। उसको जब आप एब्स्ट्रैक्ट करोगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, ठीक है। आपको वो सेमीकोलन लगा के इसको बंद करना होता है, तो इसकी बॉडी नहीं होती
और जब आप किसी क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट कर दो तो आपको पूरी क्लास ही एब्स्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि उस मेथड की डेफिनेशन नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट जब आप बनाएंगे तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसका जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फायर की डेफिनेशन क्या होगी, गन का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फायर की तो कोई डेफिनेशन नहीं इसके पास है। तो इससे क्या होगा, आगे इसके जो चाइल्ड है उन्हीं का एग्जैक्टली जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगा। जब आप ये काम करेंगे तो जो जो इससे इनहेरिट है उसमें भी एरर आएगा। वो ये कहेगा कि जी इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो आपको इंप्लीमेंट करना होगा। एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो पेरेंट में आप कुछ मेथड, अगर ऐसे मेथड हों जो चाइल्ड में यूज तो होने हैं, लेकिन पेरेंट में पेरेंट के लिए उसके पास कोई डेफिनेशन नहीं है, तो आप उसे एब्स्ट्रैक्ट कर देते हो। ये इसलिए होते हैं कि चाइल्ड को फोर्स किया जाए कि ये मेथड लाजमी इंप्लीमेंट करने हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर चाइल्ड के पास ये काम होना चाहिए, हर चाइल्ड इसको इंप्लीमेंट करेगा। डिफाइन ये हो चुका है, ये डिक्लेयर और डेफिनेशन इसकी हो चुकी है। तो ये कह रहा है इसका आसान क्या है कि आप आल्ट एंटर प्रेस करोगे तो ये खुद ही आपको शो करा देगा कि मेथड को है इंप्लीमेंट करें। ठीक है, आप एंटर करोगे तो ये मेथड यहाँ पे ओवरराइड हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइडिंग होती है। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में फर्क क्या होता है, ओवरराइड एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर, सेम पैरामीटर, हर चीज सेम होती है, लेकिन ओवरलोडिंग में आपके पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, फिर मेथड ओवरलोड होता है। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइडिंग होती है, एग्जैक्टली सेम जो मेथड है ना वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी आपको बॉडी भी नजर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि पिस्टल फायर किस तरह से होती है। मिसाल है यहाँ पे मैं 2 लिख देते हैं जी, ओपन सेफ्टी लॉक, ठीक है जी। ये 2 जो है ये काम करने होते हैं, तो इससे जो है वो फायर हो जाती है। मिसाल है हमने ये पिस्टल के लिए 2 चीज़ें लिख दी हैं। इसी तरह अगर हम कर लेते हैं कि यहाँ पे गन पिस्टल है, दूसरी कोई और बना लेते हैं। केड़ी बनाइए, M416। अच्छा जी, M, इसका फंक्शन भी बता देना, फायर कैसे होती है जी। जैसे वो है अभी मिस्टर गन लिखा कि आपको वो सेफ्टी लॉक ओपन करना आता है और फिर आप फायर करते हो, इसके लिए भी कोई प्री रेक्विजिट होंगे। इसको एक्सटेंड किया गन से, अब जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये फिर वही एरर देगा कि मेथड इंप्लीमेंट करना है, तो मेथड आप इंप्लीमेंट कर दोगे। इसका भी सेफ्टी लॉक तो इनके होते ही है। उसके बाद क्या करना होगा जी, मैगजीन भी लोड करवा देंगे। कुछ तो डिफरेंस रखें ना, मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है गन्स का, लेकिन क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, गेम्स खेलने वाले हैं आप, कि वो गन्स होती हैं और प्लेयर किस तरह उनसे वर्किंग करता है, तो इसलिए ये एग्जांपल लिया। यहाँ पे ये 3 टोटल मैकेनिज्म है। अगर आपने M416 को करना है और पिस्टल के लिए 2 ही चीज़ें हैं कि आप सेफ्टी लॉक ओपन करो और पुल ट्रिगर कर दो। अभी मतलब बेसिकली समझने के लिए इसको इतना कर लिया। तो अब अगर आप यहाँ पे ये करते हैं और उसके बाद आप कर दें जी पिस्टल डॉट फायर, फायर मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको रन करेंगे तो जो भी हमने वहाँ पे प्रिंट में लिखा हुआ है वो आ जाएगा। इसके बाद अगर आप दूसरा उसका M416 का करते हैं, ठीक है, तो उसके भी आ गए, यहाँ तक पहली गन के हो गए और यहाँ ये दूसरे उसके आगे। लेकिन अगर आप कोड को देखो तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुई अभी तक। आपने कंक्रीट ऑब्जेक्ट बनाए हैं, पिस्टल का अलग बनाया है, M416 का अलग बनाया है, और आपने वो उनका एक सिंपली मेथड कॉल कर लिया। अब वो मेथड कहाँ से आ रहा है, एब्स्ट्रैक्शन से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है,
कुछ भी नहीं हुआ। सिंपली क्या है कि आपने कोड का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, चाइल्ड को फोर्स हो, उसकी वजह चाइल्ड फोर्स हुए कि इस मेथड को लाजमी इंप्लीमेंट करें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हुआ। होगा कब ये, जब आप एक चीज मसाला सेट कर देंगे एक यूजर के पास या एक प्लेयर के पास एक ही गन होगी, रन टाइम पे वो सिलेक्ट कर सकता है मैंने स्विच करके कौन सी लेनी है, मैंने पिस्टल करनी है या मैंने M416 लेनी है। जब ऐसा आ जाता है कि उसके पास कोई एक ही गन हो सकती है, तो फिर आप कौन सा रेफरेंस लेंगे? आपको एक रेफरेंस तो चाहिए ना, एक अपने प्लेयर के पास। चले हम साथ बना ही लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम प्लेयर बना लेते हैं जी, एक प्लेयर हमारी क्लास बन गई। ये इसको भी हमने यूनिकली करना है तो हम इसको बेस मॉडल से एक्सटेंड कर लेते हैं। अब इस प्लेयर को हमने एक गन देनी है, रन टाइम पे कोई भी गन हो सकती है इसके पास। तो अब हम यहाँ पे कौन सा रेफरेंस रखेंगे? अब हम M416 रखें, हम पिस्टल रखें, कल को कोई और गन भी ऐड हो सकती है सिस्टम के अंदर, हम उसको रखें, किसको रखें? 1 to 1 तो चले हो गया ना रिलेशन, एक गन एक ही प्लेयर के पास हो सकती है और एक प्लेयर एक ही गन को होल्ड कर सकता है, ये तो 1 to 1 हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ पे रेफरेंस मैं किसका रखूं? गन का। गन है पेरेंट, ठीक है, पेरेंट को आप कोई भी चाइल्ड दे सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पिस्टल सेट कर दिया फिर तो ये फिक्स हो गया, फिर तो आप इसको कुछ भी नहीं दे सकते, किसी भी उसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे गन को रखोगे, पेरेंट होगा तो आप इसे जनरलाइज कर सकते हो ना, फिर ही जनरलाइज होगा ना ये, जब पेरेंट होगा। तो इसके गेटर सेटर, अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से आपने ये दो गन तो चले बनाई हुई हैं, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। यहाँ पे आपने प्लेयर एक बनाया, प्लेयर डॉट सेट गन, ठीक है। तो अब आप इसको कोई भी गन दे सकते हो। आप यहाँ पे न्यू पिस्टल ऐसे भी दे सकते हो, जो पिस्टल का ऑब्जेक्ट ऊपर बना हुआ है वो भी दे सकते हैं, तो कोई एरर नहीं आएगा। आप इसको न्यू M416 भी दे सकते हैं, तो ये एरर नहीं आएगा। लेकिन जब आप फायर करेंगे, अभी हमने इसको मिसाल है ये पिस्टल दिया हुआ है और प्लेयर ने सिंपली क्या करना है, प्लेयर डॉट गेट गन डॉट फायर, जो भी उसके पास गन है वो फायर करवा दी उसने। अब इसके बाद पिस्टल है तो प्रिंट क्या होगा, जो हमने पिस्टल के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी हमने लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि रेफरेंस किसका है, पेरेंट का, दिया हमने उसको चाइल्ड है। तो रन टाइम पे ये डिसाइड होता है, ये देखा जाता है कि ये कौन सा चाइल्ड था, जोन सा चाइल्ड था उसका फायर कॉल करना है। अब अगर आप प्लेयर की लॉजिक देखें, उसमें ना उसके अंदर कोई चेंजेस है कि उसने किसका फायर कॉल करना है, कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस तरह से रखना है। अगर ऐसा ना हो तो आपको तो इफ एल्स लगाने पड़ेंगे ना, आपको तो इफ एल्स से चेक करना पड़ेगा, पिस्टल है तो फिर ये कर लो, दूसरा तो ये, लेकिन यहाँ पे कोई इफ एल्स नहीं है। आप सिंपली ये लाइन सिर्फ चेंज कर दो, यहाँ पे आप M416 लिख दो। अभी क्या प्रिंट हो रहा है, ओपन सेफ्टी लॉक पुल ट्रिगर, हमने सिर्फ उसकी गन चेंज कर दी जो गन उसको दी थी, बाकी सारा कोड सेम है। अब वो दूसरा आ गया M416 का, ओपन सेफ्टी लॉक, लोड मैगजीन और पुल ट्रिगर, ठीक है। तो ये है असल में पॉलीमॉर्फिज्म। आप कोड देखें, आपने सिंपली जो सेटर है वो कॉल किया, प्लेयर भी वहीं का वहीं है, प्लेयर को पता है कि गन का एक मेथड है फायर, वो फायर कॉल करना है क्योंकि वो बेस में पड़ा हुआ है। लेकिन रन टाइम पे ये देखा जाता है कि चाइल्ड कौन सा इसको दिया गया, कौन सा दिया गया उसी का वो मेथड कॉल करना। तो ये असल में पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर आप कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स बना देंगे या कंक्रीट ऑब्जेक्ट दे देंगे तो उसमें तो जरूरत ही ना पॉलीमॉर्फिज्म, वो तो पता है ये पिस्टल का ऑब्जेक्ट है तो इसने तो वही काम करना है, पिस्टल का ही फायर मेथड कॉल होगा। लेकिन जब आप पेरेंट का रेफरेंस रखते हो तो फिर ये काम होता है। यहाँ पे हमने पेरेंट का रेफरेंस रखा है तो फिर ये जनरलाइजेशन है, आपने जनरलाइज किया है इसको। नहीं कोई भी आप गन ऐड कर दो, आप सिंपली उसका मेथड इसको दे दोगे, उसका सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो इसको यहाँ पास कर दोगे बस, और कहीं पे कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं, बाकी सारा कुछ वैसे ही चलेगा।
ठीक है जी, क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं, चलें फिर प्रैक्टिस कर लें। सर एक बात बताएं जी, ये मेन ही है। ऊपर करें, ऊपर हम जब मेन लिखते हैं तो एम हमारा कैपिटल होता है, लेकिन वर्ड के साथ स्मॉल क्यों होता है? वर्ड के साथ, वाइड के साथ, यस, मुझे पता होता मैं आपसे पूछती। मेरे को अंदाज़ा होता है ना, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर से मैं बता चुका हूँ कि जो क्लास का नेम होता है वो कैपिटल से होता है, और ये जो मेन मेथड है ये ख़ास है, इसको आप बदल नहीं सकते, माई मेन या इस तरह करके नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फिक्स है, कंपाइलर ने इसको कॉल करना होता है। जब JVM चलता है ना, सॉरी हाँ, JVM में जावा वर्चुअल मशीन, जब वो रन करती है इस कोड को, तो उसने ये ढूंढ के ये मेथड ही कॉल करना होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होती है। और मेथड के नेम आप स्मॉल से लिखते हो, खुद भी लिखें, अब यहाँ पे भी देखें तो हमने ये फायर स्मॉल से लिखा है, जो गेटर सेटर लिखे जाते हैं वो भी इसी तरह से है, गेट जी स्मॉल है। तो ये कैमल केसिंग नोटेशन है, आप स्मॉल से स्टार्ट करते हैं और हर अगला वर्ड कैपिटल होता है, मेथड के लिए कैमल केसिंग है बस, मेथड के लिए भी और वेरिएबल्स के लिए भी, लेकिन क्लास का नेम कैपिटल से ही होता है, हर अगला वर्ड भी कैपिटल होगा और स्टार्ट भी कैपिटल से ही होगा। सर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म जी, तो उसके हिसाब से बता दें कैसे सेट हो मैनी फॉर्म कैसे? उसके हिसाब से इस तरह से हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे अगर आप देखो प्लेयर, वो तो गन है, लेकिन जब आप फायर कॉल करते हो तो वो हमेशा सेम तो नहीं होता, पिस्टल का होगा तो पिस्टल फॉर्म डिफरेंट होगी ना, फायर का या कोई भी मेथड है वो डिफरेंट तरह परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट फॉर्म शो कर रहा है, लेकिन पीछे बेस सेम है, बेस तो गन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कर लोगे, ये पिस्टल का कोई रेफरेंस रखोगे या M416 का रेफरेंस रखोगे, तो फिर तो फॉर्म एंड ही नहीं बन सकती, फिर तो वो हमेशा ही अपना ही फायर कॉल करेगा, फिर तो वो दूसरा नहीं कॉल कर सकता। तो इस तरह से वो मतलब एक सेंस बनती है इसकी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। आप देखो जो लिटरेचर में मीनिंग होते हैं वो एग्जैक्टली फिट बैठते नहीं जब आप टेक्निकल टर्म्स में आते हो, वो बस अच्छा लगता है, नाम प्यारा लगता है, वो रख देते हैं। ठीक है जी, अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें खुद से।